धर्मवीर फ़िल्म का डायलॉग था 1977 का, "अगर तकदीर में मौत लिखी है तो कोई बचा नहीं सकता और अगर ज़िंदगी लिखी है तो कोई माई का लाल मार नहीं सकता।" तो उनकी साँसें जितनी लिखी थी वो लेकर गए। जब हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए थे तब उनकी साँसें खत्म नहीं हुई थी, इसलिए वो वापस आए घर पे और जितनी एक-एक साँस उनकी बाकी थी वो लेने के बाद ही वो हमसे विदा हुए। ये मेरी मुलाकात धर्म जी से 2010 में हुई थी और उनके घर पे मैं गई थी जब ज़ूम टीवी में इनपुट हेड थी, तो उनके घर पे इंटरव्यू करने गई थी। मैं गई थी और मेरे एडिटर थे, तो उस दिन उन्होंने बताया कि उनके एक फैन आकर उन्हें वो 2 मैगज़ीन्स दे गए थे, फ़िल्म फेयर की वो कॉपीज़ जो 1960s में जब वो कॉन्टेस्ट निकला था, टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट था जो फ़िल्म फेयर का, टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगज़ीन है, उसमें उन्होंने अप्लाई किया था। उनके जो फैन थे, उन्होंने आज कमेंट करके मेरी पोस्ट पर बताया कि उनका नाम विजय सिंह है और विजय ही धर्म जी को मिले थे उसमें 2010 में हमसे मुलाकात के कुछ दिन पहले और विजय ने उन्हें वो दोनों मैगज़ीन्स दी थी, मैगज़ीन्स की कॉपी दी थी फ़िल्म फेयर की। एक थी जिसमें वो कॉन्टेस्ट निकला था, उसका फॉर्म निकला था और दूसरी थी जिसमें जीतने के बाद उनका साधना का एक फ़िल्म जो अनाउंस की थी, जो उन्हें मिलनी थी और वो नहीं मिली थी, उसके लिए एक फ़ोटोशूट हुआ था, वो उसकी मैगज़ीन के कवर पे छपा था। वो उन्होंने दिखाते हुए कहा कि उस फ़ैन ने, विजय सिंह ने, मेरी फ़िल्मों के नाम पर अपनी दोनों बेटियों के नाम रखे हैं। तो एक बेटी का नाम ममता रखा था और एक का शायद चैताली रखा था, मैं भूल रही हूँ। तो इतना गहरा फ़ैन है वो जिसने अपनी दोनों बेटियों के नाम धर्म जी की फ़िल्मों पर रखे और धर्म जी अपनी जब उम्र बढ़ी थी, वो बात-बात पे इमोशनल हो जाते थे, उनकी आँखों में आँसू आ जाते थे। तो उस दिन फ़ोटोग्राफ़र गए थे साथ में, तो उन्होंने मेरा उनके साथ फ़ोटो खींचा था। तो धर्म जी कह रहे थे कि उनके बेटे उन्हें कहते हैं, सनी देओल वग़ैरह कहते हैं, बॉबी देओल, "पापा आप अगर अपने शरीर को इतना अब्यूज़ ना करते, यानी इतनी गलत आदतें ना पालते, वो ड्रिंक्स के बहुत शौकीन थे, पंजाबी तो थे ही, तो खाना-पीना उनका पंजाबियों वाला तो एकदम भरपूर होता है। तो उनके बेटे कहते थे, "अगर पापा आपने ये सब ना किया होता, तो आप कितने और अच्छे होते।" जबकि वो ये सब करने के बाद इतने अच्छी उनकी हेल्थ थी, उनके चेहरे पे वही मासूमियत, वही एक पिंक टोन दिखाई देती थी और वही स्माइल उनकी थी हमेशा, आँखों में वही एक ईमानदारी और कंसर्न का भाव दिखता था, जो कि उनकी पहचान थी। फ़िल्मों में एक अच्छे इंसान का चेहरा धर्मेंद्र थे। एक ईमानदार, सच्चा और मेहनतकश और हैंडसम हीरो। तो वो हमें धर्मेंद्र जी की चेहरा ही याद आता है। सुनील दत्त भी थे इस श्रेणी में, लेकिन धर्म जी का चार्म बहुत अलग था, बहुत खूबसूरत थे। तो वो बता रही थी कि जब मैं आया था वही मैगज़ीन दिखा के, कि इसमें जो बताई थी वो फ़िल्म तो मुझे नहीं मिली। फिर मैंने बहुत स्ट्रगल किया और अर्जुन हिंगोरानी जी की फ़िल्म थी, दिल भी तेरा हम भी तेरे, वो उन्हें मिली थी। और फिर उन्होंने उसे साइन किया और तब उनके पास रहने की भी जगह नहीं थी। तो वो अर्जुन हिंगोरानी के गैराज में ही वो रहने लगे थे। क्योंकि सोने को जगह मिल जाती, खाना-पीना मिल जाता था। तो सोचिए उस जगह से वो टॉप पर पहुँचे थे। वो एकदम सेल्फ मेड पर्सन थे। उन्होंने बताया था कि वो शायरी करते हैं। आपको भी पता होगा कि धर्म जी उर्दू में शायरी करते थे। उनकी डायरी अभी भी हेमा जी के पास होगी। वो उर्दू में लिखते थे, पढ़ के सुना रहे थे हमें बहुत प्यारी शायरी और वो छापते नहीं थे, कभी नहीं उन्होंने पब्लिश की अपनी शायरी। तो वो अपनी शायरी उस दिन सुना रहे थे। सुरैया के वो बहुत बड़े फैन थे। तो सुरैया जी ने भी मुझे बताया था कि धर्म जी उनके बहुत बड़े फैन थे और वो कहती थी कि मेरा सबसे बड़ा फैन भी धर्मेंद्र है, क्योंकि धर्म जी ने उनकी एक फ़िल्म 40 बार देखी थी और वो सिनेमा हॉल में अपने लुधियाने में जब सिनेमा हॉल में जहाँ जाते थे, तो एक बार उन्होंने कहा था कि जब मैं देखता हूँ ना मल्टीप्लेक्स में लोग सिनेमा देखने जाते हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि फ़िल्म देखने जा रहे हैं, एक फीलिंग जो इमोशन जो जज़्बा होता था, वो दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल फ़िल्म का ना फ़ील ही चला गया है देखने का जो संस्कार कल्चर था ना, एक माहौल था। लोग एक-दूसरे पे टूट पड़ते थे, लाइन में लड़ पड़ते थे, हाथ-पैर तोड़ लेते थे, टिकटें ब्लैक में बिका करती थी और किसी तरह लोग खरीदते थे या कई बार वापस आ जाते थे घर। कि टिकट नहीं मिली, वो ज़माना था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गाँव में, वहाँ जो कस्बे में जिसमें वो सिनेमा हॉल में फ़िल्म देखने जाते थे, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार की बहुत फ़िल्में देखी थी और मीना कुमारी की फ़िल्में या उन्होंने सुरैया की फ़िल्म जो 40 बार देखी थी, दिल लगी। तो उन्होंने कहा उस सिनेमा हॉल में टिकट खिड़की पर मैं सर नवा के आया हूँ। क्योंकि मुझे वो बहुत इमोशनल थे फ़िल्म को, सिनेमा को लेकर। क्योंकि वहीं से उन्हें प्रेरणा मिली थी एक्टिंग की, बॉलीवुड में आने की, अपने आप को स्क्रीन पर देखने की।
और उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने दिलीप कुमार को देखा था, तब उनका दिल हुआ था कि मैं क्यों ना एक्टर बनूँ। क्योंकि जब दिलीप कुमार के पोस्टर्स उन्होंने देखे, तो वो सोचते थे कि कभी मेरा चेहरा भी पोस्टर पे आए। उस माहौल में उनकी प्रेरणा थी। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से जब हिंदी सिनेमा, हिंदुस्तानी सिनेमा कहलाता था और बाद में वो बॉलीवुड बन गया। तब भी उसमें वो सुपरहिट थे, तब भी उसमें वो लीड थे। तो सिनेमा के एक दौर बदले जब, उसके साथ धर्म जी अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करते गए, रीइन्वेंट करते गए। वो वक़्त के साथ चले। सिनेमा में जो ही मैन की उनकी इमेज थी, जो एक्शन हीरो की इमेज थी, तो उन्होंने एक बार सच में एक्शन किया था ऑफ स्क्रीन। तो वो एक पत्रकार थी बहुत बड़ी, उसका नाम था देवयानी चावल। वो गॉसिप कॉलमिस्ट थी और एक एमएस कृष्ण थे, जो देवयानी चावल स्टार इन स्टाइल में कॉलम लिखती थी और दूसरा एमएस कृष्ण जो थे, वो सिनी ब्लिट्स में ऑफ द कैमरा कॉलम लिखते थे और इन दोनों ने धर्म जी पर बहुत गॉसिप्स छापी थी, बहुत ज़्यादा। एमएस कृष्ण तो 2 साल से उनके पीछे पड़े थे धर्म जी के। तो धर्म जी बहुत नाराज़ हो चुके थे, फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। ये 1978 की बात है। पश्चिम बंगाल में तूफ़ान आया था। तो इन सब ने एक रैली निकाली। सारे जो स्टार्स थे वो सब टर्फ ग्राउंड जो महालक्ष्मी में है वहाँ पहुँचे। जब उनका जुलूस पहुँचा, उन्होंने भीड़ में देखा कि देवयानी चावल खड़ी हैं। और वहाँ एक स्टार्स का फैन पुलिस वाला था। उसने बड़ा फ़ायदा उठाया इस मौके का, उस पुलिस वाले ने, जो स्टार्स का फैन था और शायद धर्म जी का भी फैन था। तो उसने लाठी घुमाई और खींच के ऐसी घुमाई कि वो देवयानी चव्वल को लगी और वो नीचे गिर गए। तो धर्म जी ने देखा और उन्होंने चिल्लाया, "देवयानी!" तो जैसे आवाज़ दी ना, तो उस थोड़ी-सी बेवकूफ़ी में देवयानी को लगा कि धर्म जी मुझे बचाना चाहते हैं। वो पुलिस को डाँटेंगे कि तुमने कैसे इसको लगा दी चोट और कैसे मारा। देवयानी की तरफ खुद भागे उसे मारने के लिए, क्योंकि बहुत गुस्से में थे। वो 2 साल से उन पे गॉसिप्स छाप रही थी और उनकी शादी हेमा जी से नहीं हुई थी। तब उनका सीक्रेट अफेयर चल रहा था। सिर्फ गॉसिप क्वीन थी देवयानी, तो वो छाप रही थी लगातार कॉलम में और उन्हीं के देवयानी के कारण उन दोनों के अफेयर की खबरें बाहर आई। तो और धर्म जी शादीशुदा थे और हेमा मालिनी की माँ इनकी शादी के इनके रिश्ते के खिलाफ थी, तो ये सब पढ़-पढ़ के उनके घर में तूफ़ान उठ रहे थे। उनकी पहली पत्नी डिस्टर्ब हो रही थी, परिवार डिस्टर्ब हो रहा था, माँ-बाप से शायद डाँट भी पड़ रही थी। तो ये स्टार्स की एक प्रोफ़ेशनल हैज़ार्ड है कि जब ये सब तो छपना ही है, सही भी ना हो तो भी छप जाता है और वहाँ तो आग थी तो धुआँ उठ रहा था और देवयानी उस धुएँ को हवा दे रही थी। धर्मेंद्र बहुत गुस्से में देवयानी की तरफ भागे, उस तरह से भाग गई वो। तो उन्होंने अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाया। तो गुस्से में तो भरे ही हुए थे, दोनों को देख के उन्हें लगा आज मौका है और बाकी स्टार्स रैली पहुँची थी महालक्ष्मी तक, वो सब एंटर कर रहे थे और ये सब कवरेज के लिए खड़े थे। तो धर्म जी ने एमएस कृष्ण की तरफ भागे। तो धर्म जी के जो कुछ काम करने वाले थे साथ में, उन्होंने एमएस कृष्णा भी भागा, उसको पकड़ लिया और पकड़ के उन्होंने धर्म जी के हाथों में सौंप दिया। और ये बात इंडिया टुडे में छपी थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक है कि धर्म जी ने एमएस कृष्ण नाम के सेनेबलिस्ट के जर्नलिस्ट को बहुत लात घूंसे मारे, रियल में एक्शन कर दिया, उसे बहुत मारा और उसका सर्वर फोड़ दिया, उसका खून-वून निकला, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। और फिर ये खबर छपी, फिर उसने पुलिस में कंप्लेन लिखाई एमएस कृष्ण ने। तो अब वो पुलिस कंप्लेन लिखा के आ गया। तो उसकी जो रीटा ठाकुर शायद उसकी एडिटर थी सिनेब्लिट्स की, तो उन्होंने ये कन्फर्म किया इंडिया टुडे को कि उन पर बहुत प्रेशर पड़ा कि आप अपने रिपोर्टर से वो जो पुलिस कंप्लेन है धर्मेंद्र के खिलाफ, वो वापस लेने को बोले और उन्हें बहुत दबाव आया, कहीं-कहीं से दबाव डलवाया गया और उन्होंने उसे नहीं कहा और उनका कहना था कि धर्म जी माफ़ी माँगे एक पत्रकार को मारने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा माफ़ी की बात बाद में की जाएगी, पहले उसे बोलो कंप्लेन वापस ले। इनडायरेक्टली कहलवाया गया जिस तरह के होता है। तो जो जर्नलिस्ट था वो कंप्लेन वापस लेने को तैयार नहीं था। बाद में मैटर रफ़ा-दफ़ा हुआ। लेकिन रणधीर कपूर जो थे, धर्म जी के दोस्त थे और एक ही फ्रेटर्निटी के थे, उन्होंने इंडिया टुडे को कोट दिया था और कई न्यूज़पेपर से बात की थी जब 1-2 से। तो रणधीर कपूर ने कहा कि बिल्कुल सही किया है, देवयानी इसी लायक है, वो एमएस कृष्णा इसी लायक है। अब हद कर दी इसने तो हम क्या करें? मतलब कब तक बर्दाश्त करें? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी निजी ज़िंदगी बाहर आए। और उस पर शोभा डे ने कहा था, शोभा खिलाचंद जो थी पहले, वो कॉलमिस्ट थी, तो उन्होंने कहा जब स्टार्स पब्लिक में आते हैं तो उनका कुछ भी निजी नहीं रहता।
और देवयानी से वो नाराज़ इस घटना पे थे कि देवयानी ने एक स्टोरी छापी थी कि जब उनका सीक्रेट अफेयर चल रहा था और वो गए थे बहुत दूर, मुंबई से बहुत दूर हेमा के साथ एक नाइट स्पेंड करने के लिए, निजी वक़्त गुज़ारने के लिए और उसकी न्यूज़ देवयानी ने छाप दी थी। तो वो बाहर आ गई थी तब उन्हें बहुत गुस्सा आया था। और देवयानी थे जिन्होंने दिलीप कुमार की दूसरी शादी की खबर भी छापी थी, जिसके बारे में सारा बानो तक को नहीं पता था कि वो हैदराबाद में जाकर दूसरा निकाह कराए हैं अस्मा रहमान से। वो शादी 3 साल चली थी। तो देवयानी को बहुत सारी बददुआएँ मिली थीं, जिसमें बहुत सारा तो उसका अपना काम ही था, जो उसका प्रोफ़ेशन था, लेकिन बहुत सारा उसने बिलो द बेल्ट भी किया या ट्रस्ट तोड़कर किया, जिसलिए बहुत नाराज़ थे लोग। देवयानी चवल को ही श्रेय जाता है, एक जो आजकल गॉसिप जर्नलिज़्म कहलाता है, वो येलो जर्नलिज़्म तब कहलाया, क्योंकि पहले लोग सिनेमा के बारे में ज़्यादा बात करते थे, लेकिन देवयानी के आने के साथ ही वो पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा फ़ोकस हो गया, उनके स्टार्स के काम की बजाय और उसे येलो जर्नलिज़्म कहा गया। तो वो सब कुछ खोल देती थी और अ, बात ये थी कि देवयानी मैं धर्म जी के बारे में बात करूँगी आगे, लेकिन देवयानी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो हीरोइन बनने फ़िल्मों में आई थी और वो असफल हो गई थी, उसे नहीं मिला था मौका। तो वो बहुत ही हाइटेड 6 फुट करीब की लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत, एकदम अच्छी पर्सनैलिटी की। तो वो मुझे पुराने डायरेक्टर्स अनिल शर्मा वगैरह बताते हैं, तो वो राज कपूर की काफ़ी करीबी बन गई, राजेश खन्ना की करीबी बन गई और राजेश खन्ना से उसका अफ़ेयर भी हो गया, बहुत ही प्यार का रिश्ता हो गया और वो बहुत दीवानी थी और राजेश खन्ना उसे वो देते रहे गोली कहते हैं जिसे कि खुली हवा में कि मैं तुमसे शादी करूँगा, करूँगा और तब अंजू महिंद्रू से भी उनकी दोस्ती थी। अचानक से उन्होंने तय किया कि वो डिंपल से शादी करेंगे राजेश खन्ना ने और फिर उन्होंने समझाया देवयानी को और मुश्किल से तो उसका दिल टूट गया, उसने कभी शादी नहीं की फिर। तो वो जर्नलिस्ट और सेलेब के बीच की एक रेखा थी जो देवयानी ने पार कर ली थी। तो धर्म जी ने इस तरह एक्शन किया था, तो इस पर किसी को पूरी बॉलीवुड में सहानुभूति नहीं थी। इसका एक बड़ा कारण था कि देवयानी या जो जर्नलिस्ट थे वो ट्रस्ट तोड़ देते थे स्टार्स का। राजेश खन्ना से देवयानी का झगड़ा ही इस बात पर हुआ और बात बंद हो गई हमेशा के लिए कि राजेश खन्ना ने उसे अपने घर की पार्टी में बुलाया। सुबह 2-2 4-4 बजे तक पार्टियां चलती थी राजेश खन्ना की। तो उसमें देवयानी को बुलाया था एज अ गेस्ट और वहां जो बातें हुई देवयानी ने अपनी कॉलम में छाप दी। तो वो राजेश खन्ना को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें एक दोस्त के तौर पे बुलाया था। तो देवयानी ने कहा कि मैं तो जर्नलिस्ट के तौर पे आई थी, तो मैं तो अपना काम करूँगी। लेकिन वो बहुत मुझे तो लगता है बहुत गलत थी कि उन्होंने भरोसा करके दोस्त के तौर पे जब आपको घर में बुलाया है, तो उसके बारे में आपको रिपोर्टिंग की बिल्कुल हक नहीं है, अधिकार नहीं है, क्योंकि वो आपको मीडिया के तौर पर नहीं बुला रहा। और अगर आपको कुछ छापना भी तो आप उससे बात कीजिए कि मैं क्या ये छाप सकता हूँ इतना, तो वो आपको बताएगा या मना कर देगा। तो उसकी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए जिसने आपको दोस्त समझा।